मॉर्निंग फेस मुल्क राज आनंद का लिखा हुआ एक नॉवल है। कहा जाए तो एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। और इस नॉवल में उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन को लेकर आलोचना किया है और उस दौरान इंडियन सिटीजन्स में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था, फैमिली और सोशल पॉलिटिकल सारा चीज़ में क्या तरीके का टेंशन था, और वो टेंशन एक नॉर्मल सिटीजन का साइकोलॉजी में या उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट में कितना असर पड़ता है, उसी को लेके पूरा नॉवल है। इस वीडियो में इसका जो मेन समरी है उसको डिस्कस किया जाएगा और कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट थीम्स है उसको लेके भी थोड़ा बात किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कुछ बात जान लेते हैं कि मॉर्निंग फेस ये जो नॉवल है इसको सबसे पहले पब्लिश किया गया था 1968 में, और इस नॉवल ने 1971 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी जीता था। अब ये एक ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शन है। इसका मतलब क्या, इसमें ऑटोबायोग्राफी का एलिमेंट भी थोड़ा है और थोड़ा फिक्शनल एलिमेंट भी है। मुल्क राज आनंद ने अपने ज़िंदगी से भी कुछ कुछ सच उठाया है और उसमें अपना कल्पना का भी कुछ मिश्रण करके ये पूरा नॉवल लिखा है। इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से का शुरुआत से लेकर के जालियनवाला बाग हत्याकांड तक ये जो पूरा समय सीमा है, इसमें एक लड़का, एक 10 साल का लड़का कैसे इन 5-6 सालों में उसका मानसिकता परिवर्तन होता है, कैसे आसपास चलती हुई अस्थिरताएं उसको डेवलप करता है, उसको मेच्योर करता है और अपना देश प्रेम से उसको प्रोत्साहित करता है, उसी का ये कहानी है। ओके, तो हम लोग का कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, जो हीरो है, वो है कृष्ण चंद्र। अब कृष्ण चंद्र कौन है? कृष्ण चंद्र है एक मिलिट्री मैन का बेटा। जो मिलिट्री मैन यानी कृष्ण का डैड है बाबू रामचंद, वो फॉरेन इन द सेंस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनका होकर के वो काम करते हैं, मिलिट्री मैन है वो। और एक तरीके से जो जालियन वाला बाग का टाइम में जो सारा टेंशन होकर रखा था, पॉलिटिकल टेंशन, उस वजह से जो मतलब विद्रोह हुआ कर रहे थे, उसको सप्रेस करने के लिए इनका ऊपर स्पेशल दायित्व पड़ा था। ब्रिटिश सरकार ने इनको एक्स्ट्रा दायित्व दिया था, इसलिए ये काफ़ी बिजी चल रहे थे। मतलब नॉवल का सेट आउट में ऐसे ही दिखाया जाता है। और नॉवल शुरू होता है किस चीज़ को लेकर के कि गणेश का शादी हो रहा। गणेश है कृष्ण का कजिन ब्रदर। एक्चुअली और साफ तरीके से कहा जाए तो उसकी जो आंटी है देवकी, देवकी का बेटा है गणेश, इसी हिसाब से वो उसका कजिन हुआ। तो उसका शादी चल रहा है और मतलब मिक्स्ड एक फीलिंग है कि शादी हो रहा है तो काफ़ी सारे मतलब रिश्तेदार आ रहे हैं, एक उत्सव का भी माहौल है। और इसी का साथ साथ जो देश का बहुत बेहाल परिस्थिति है, जालियनवाला बाग का हत्याकांड हुआ है, चारों तरफ कर्फ्यूज़ लगे हुए हैं, पुलिस लगा हुआ है, बैरिकेड लगा हुआ है, सब चीज़ बंद कर दिया जा रहा, जिसको पकड़ लिया जा रहा। तो ये भी एक टेंशन का माहौल है। तो दोनों मिला करके ये पूरा स्टोरी का आउटसेट है। अब यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा कि इस शादी में कुछ पैसे का भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद और देवकी, जिसका मैंने बात बोला कि गणेश की माता जी देवकी, देवकी के साथ ये कृष्ण के माँ और पिताजी, इन दोनों का थोड़ा फैमिलियल टेंशन भी है। तो यहीं सब का बीच में वो लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से गणेश का जो शादी है वो एकदम बढ़िया तरीके से हो सके, सारा रीत रिवाज मान करके, रिचुअल्स मान करके हो सके। अब इसी शादी में कृष्ण मिलता है किससे? अपने दोनों अंकल से, देवदत्त और भगवान दत्त। ये दोनों लाहौर के डीएवी स्कूल में वॉलंटरी टीचिंग करते हैं। और ख़ास करके जो देवदत्त है, इससे कृष्ण काफ़ी उत्साहित, काफ़ी इंस्पायर्ड होता है। क्यों? क्योंकि देवदत्त काफ़ी रिबेलियस टाइप का है। उसको बिल्कुल भी ये ब्रिटिश राज, ये इंग्लिश जो मतलब अत्याचार कर रहे इंडियंस पे, ये उसको बिल्कुल नहीं पसंद। और वो हमेशा सिखाता है कृष्ण को कि अपना देश को प्यार करना चाहिए। तो ये जो ब्रिटिश है ये हम लोग के खिलाफ है, इनका खिलाफ हम लोग को मतलब संग्राम करना चाहिए, तब जाके हम लोग को आज़ादी मिलेगा और वहीं असली आज़ादी होगा, वहीं के लिए हम लोग को लड़ना चाहिए। तो ये सब चीज़ काफ़ी एडवेंचरस लगता है क्योंकि एक टीनेज का बॉय है कृष्ण, तो ये सब चीज़ उसको बहुत प्रभावित करती है। वो अपना रोल मॉडल, अपना हीरो मानता है अंकल देव को। और हालांकि ये बात उसका माँ और पिता किसी को भी कुछ खास पसंद नहीं, क्योंकि उसका पिताजी तो अपने खुद ब्रिटिश सरकार के अंडर में काम करते हैं। तो ये सब बात अगर ब्रिटिश सरकार को पता चलो तो नौकरी जा सकता है। तो इसलिए पिताजी को भी एकदम नहीं पसंद और माताजी भी उतना खास कुछ पसंद करती नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहती उनका बेटा ये सब झमेला में आकर के कोई पुलिस मामले में पड़े। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ तक कि उन्होंने मतलब अंकल देवदत्त का इंस्पिरेशन में आकर के जो गिफ्ट भेजा था, मतलब शादी में तो बहुत कोई काफ़ी तरह के गिफ्ट लेके आते हैं, तो वो इसके भी खिलाफ थे कि इतना कुछ रीत रिवाज, एक्स्ट्रा पैसा वैसा दे करके खर्चा करने की, इतना करने का क्या दरकार है, गिफ्ट विफ्ट लेने का कोई दरकार नहीं, नॉर्मल सिंपल तरीके से किया जाए।
तो इस नॉवेल में एक तरीके से देखिए जो फैमिली का अंदर जो ओपिनियन का डिफरेंस है या फैमिली का अंदर जो टेंशन है उसके साथ पैरेलल करके एक ब्रॉडर सोसाइटल टेंशन को हमेशा दिखाया जा रहा है कि देश में अंग्रेज़ों और जो एक्चुअल इंडियंस हैं उनके बीच में जो टेंशन है उसी टेंशन को पैरेलल किया जा रहा है फैमिली के अंदर का टेंशन के साथ। अब क्या हो रहा है कि इसी टाइम रावलाट एक्ट जो था, ठीक है, वो भी इस टाइम प्रयोग किया गया था। तो इस चीज़ को लेकर भी शादी में डिस्कशन होता है, मतलब क्योंकि जो अंकल देवदत्त है वो भी इस चीज़ को लेकर डिस्कशन करते हैं कि अभी देश में क्या हालत चल रहा है, रावलाट एक्ट प्रयोग किया जा रहा, डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल किचलू का बारे भी बताया जा रहा है। ये सब हिस्टोरिकल फिगर है, रियल लाइफ फिगर है, इनके बारे में डिस्कशन हो रहा। तो ये सब चीज़ काफ़ी पसंद आ रहा है कृष्ण को, ठीक है, और वो अपने आप में सोच रहा है कि यही सही है। उसका अपना फैमिली में उसका जो डैड है उसका जो मॉम है ये दोनों जैसे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग टाइप के हैं, ठीक है, कि नहीं अब कम से कम हम लोग, मतलब उनका डैड क्योंकि ब्रिटिश सरकार के अधीन में काम करते हैं तो उसका हिसाब से चला जाए, अपना चीज़ पहले देखा जाए, और बाकियों का अगर स्वराज के चलते स्वाधीनता के संग्राम के चलते अपना अगर कुछ मुश्किल हो जाए, अपना नौकरी चल जाए तो तो स्वाधीनता संग्राम नहीं करना है। इस टाइप के मेंटालिटी है उसका डैड का, लेकिन ये उसको पसंद नहीं आता। वो धीरे धीरे अब अपना इतना दिन वो जिस मानसिकता में ढला था अब उसका मानसिकता चेंज होने लगता है। खास करके एक बार वो थोड़ा सिक हो जाता है और सिक होने का टाइम में उसका उसका माँ उसका पास आती है, ठीक है, उसको काफ़ी सेवा करती है, उसको स्वस्थ करके उठाती है। और इस दौरान वो पढ़ता है क्या, हिंद स्वराज, महात्मा गांधी का लिखा गया हिंद स्वराज। और उस टाइम में महात्मा गांधी भी नए नए साउथ अफ्रीका से बैरिस्टर पास करके आए थे और उनका जो नया एक नोशन था कि नॉन वायलेंस का, ठीक है, अहिंसा का, सत्याग्रह का, ये सब चीज़ तब काफ़ी पॉपुलर हो रहा था, ठीक है, सब कोई मतलब एकदम आलोचना होकर रहा था, हाँ एक महात्मा गांधी आए हैं, वो ये सब अहिंसा प्रचार कर रहे हैं और उन्हीं का नेतृत्व में अब हम लोग स्वराज लाएंगे, स्वाधीनता लाएंगे। तो ये सब चीज़ काफ़ी तब चल रहा था। ये सब से कृष्ण भी काफ़ी प्रभावित था, उसको भी मन था कि ठीक है मैं भी अब ऐसे ही इसी राह में चलूँगा। ये सब चीज़ से वो काफ़ी खुद को कनेक्टेड फील करता था और प्लस उसका अंकल देवदत्त तो थे ही उसको और इंस्पायरेशन देने के लिए। यहाँ तक कि उसका मतलब ये नॉवेल में बाद में दिखाया जाता है कि अब तक उसका फैमिली के अंदर जैसे अहिंसा नहीं था, ठीक है, खास करके उसका डैड जो है जो ब्रिटिश के अंडर काम करते थे वो काफ़ी गर्म मिजाज के थे और अपने वाइफ के साथ यानी कृष्ण के माँ के साथ उनका बीच बीच में झगड़ा होते रहता था, यहाँ तक कि फिजिकल असॉल्ट भी वो करते थे, उन पर हाथ भी उठाते थे कभी कभी। तो ये चीज़ उसका माँ पहले कभी झगड़ा करती थी, कभी दूसरे तरीके से प्रतिवाद करती थी या कभी नहीं भी करती, चुपचाप सह लेती थी। लेकिन आगे चल के दिखाया जाता है कि उसकी माँ भी एक दिन क्या करती है कि जब उसका डैड उसके साथ मिसबिहेव करते हैं तो वो एक दिन का उपवास रखती है, फास्टिंग रखती है। दिस इज अ काइंड ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से दिखाया जाता है कि कैसे एक जो पूरा देश में एक माहौल चल रहा है, एक सोशियो पॉलिटिकल जो माहौल है वो कैसे एकदम इंडिविजुअल लेवल में एक व्यक्ति के ज़िंदगी में भी उसको बदल के रख देता है, उसका असर डालता है इवन विदाउट हिज रियलाइजिंग इट, ठीक है। अब क्या किया जाता है, अब मेन घटना जो होता है कि अमृतसर जाते हैं सब कोई, ठीक है, मतलब ये लोग का एक्चुअली जो घर है या मतलब बंगलो कह लीजिए झीलम में है, ठीक है, वहाँ से जम्मू कश्मीर का झीलम डिस्ट्रिक्ट में वहाँ में है। अब वहाँ से ये लोग गणेश का शादी के लिए आते हैं अमृतसर में, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि क्योंकि ये सब जालियानवाला बाग हत्याकांड की वजह से जो प्रोटेस्ट हो रहा उसको दमन करने के लिए, कर्ब करने के लिए इमरजेंसी बेसिस में उसको डैड को मतलब कृष्ण का डैड को बुलाया जाता है सरकार की तरफ से कि तुम आओ, तुमको अभी मतलब ड्यूटी दिया गया है, तुम ये सब चीज़ को संभालो। तो इसीलिए शादी का बीच में ही उनको लौट के आना पड़ता है और जो माँ हैं और बेटे हैं ये रह जाते हैं वहीं पे अमृतसर में ही। अब एडवेंचर प्रिय कौन है, कृष्ण। ये सब ऊपर से ये सब चीज़ जान करके सीख करके अंकल का पास रह करके उसको मन हो रहा है कि ठीक है एक बार मैं भी ज़रा बाहर जाके देखूँ, अभी तो डैड नहीं है मना करने के लिए, कोई नहीं है तो मैं चुप से एक बार बाहर जाके देखता हूँ, थोड़ा मेरा एडवेंचर भी हो जाएगा और मैं अपना आँख से देख भी लूँगा कि सच में ये ब्रिटिश पुलिस कितने अत्याचार कर रहे हैं या एक नॉर्मल इंसान कैसे विद्रोह कर रहे हैं, कैसे अहिंसा कर रहे हैं, ये भी मेरा एक बार देखना हो जाएगा। तो वो चल जाता है, किसी को ना बोल करके वो अमृतसर का मार्केट में चल जाता है। अब उस टाइम में क्या लगा होता है, कर्फ्यू लगा होता है ब्रिटिश पुलिस के नियम अनुसार कि 8 बजे के बाद अगर कोई आएगा तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो क्योंकि वो 8 बजे के बाद निकला था तो बिना कोई दोष का उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। सिर्फ उसको नहीं और भी कोई मतलब आदमी थे वहाँ, उसका साथ साथ कृष्ण भी अरेस्ट हो जाता है
और फिर उसको लॉकअप में रखा जाता है। वहाँ उसको रात भर बुरी तरीके से पीटा जाता है पुलिस द्वारा। तो ये उसके लिए काफ़ी ट्रॉमा बन जाता है कि मतलब वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करता है कि अब तक उसने सिर्फ सुना था कि ब्रिटिश लोग कैसे अत्याचार करते हैं इंडियंस के ऊपर, कैसे उनको बिल्कुल सम्मान नहीं देते, जानवर जैसे ट्रीट करते हैं। आज उसका ऊपर खुद हुआ तो ये उसको एकदम मेंटली तोड़ देता है, डिप्रेशन टाइप, एक ट्रॉमा टाइप क्रिएट कर देता है। अगला दिन वो देखती है कि उसकी जो माँ है वो अपना भाई यानी उसका मामा आनंद को लेकर के आ गए हैं, और उसका माँ पूरा बहुत झगड़ जाती है पुलिस से कि क्यों, किस हक से मेरा बेटे को उठा के लाए हो, वो तो कुछ गलती भी उसका नहीं था, वो बस बाजार में घूम रहा था, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, कैसे तुम उठा के ला रही है। तो उस घड़ी वो माँ का ये रूप देख के एकदम अचंभा हो जाता है कि पूरा पुलिस प्रशासन का विरुद्ध अकेले उसका माँ लड़ रही है या उसको बचाने के लिए। तो ये भी एक तरीके से एक मदरली लव को दिखाया जाता है नॉवेल में, और इसको भी आप पैरेलल कर सकते हैं कि पूरा देश का हिसाब से, कि देश भी तो देखा जाए तो हम सब देशवासियों की माँ है ना, देश माता है। तो जैसे एक माँ अपने संतान का रक्षा करती है तो संतान का भी कर्तव्य है अपना माँ का रक्षा करना, तो उसी हिसाब से हर इंडियंस का भी कर्तव्य है कि ब्रिटिश का शासन से इंडिया को आज़ाद कराना है। इस ये एक इंटेंशन भी आप समझ सकते हैं। अब क्या होता है कि वो उसका माँ झगड़ा करके काफ़ी तरीके मतलब तरकीब निकाल के उसको छुड़ा लेके जाती है, और जा करके फिर सबको बता देती है कि देखो अभी मेरा बेटा छूट करके आया है, अभी इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, सब इसको थोड़ा नज़र में रखेंगे कि फिर से ये कहीं भाग नहीं जाए। ठीक है, तो सब कोई उसको नज़र में रखते हैं। ठीक है, और कोई कोई जो है थोड़ा इसमें उल्टा सीधा बात भी बोलता है कि हाँ देखो क्या दरकार था बाहर जाने का, फालतू का पिटा गया। कोई कोई इसमें दो चार उल्टा सीधा बात भी करता है कि ब्रिटिश पुलिस का यहाँ इसका मतलब पिताजी काम करते हैं और इसका बेटा ही ऐसा उल्टा सीधा काम कर रहा है। तो ये सब का भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है कृष्ण का माइंड में। अब क्या होता है, इसके बाद अंकल देवदत्त जो है वो आके बोलते हैं कि ब्रिटिश ने ये जो जालियनवाला बाग का हत्याकांड किया था जनरल ओडायर ने, तो उसका बदला लेने के लिए क्या किया है, अब नॉर्मल जो पब्लिक है, इंडियन पब्लिक, वो भी जहाँ पे भी कॉमन ब्रिटिशर्स को वो देख रहा, वहाँ पे उसको मार दे रहा, उसको काट दे रहा, उसको जला दे रहा। तो ये पूरा एक तरीके का एक टेंशन का माहौल है। और जो माँ है यानी कृष्ण की माँ, वो भी बोल रही है कि हाँ ये लोग बिना कोई दोष में इतना लोग का अत्याचार कर रहे हैं, ईश्वर भी इनको क्षमा नहीं करेंगे, ईश्वर का तरफ से इनके लिए अभिशाप उतर के आ गया, लोग का कभी अच्छा नहीं होगा। और लेकिन इस बीच में जो गणेश है जिसका शादी का मौके में सब कोई आए हुए थे, वो उसका रवैया थोड़ा बदल जाता है कृषाण के प्रति। अब तक वो कृषाण को काफ़ी अच्छा समझता था, लेकिन जब से कृषाण वो अरेस्ट हुआ था, डिटेन हुआ था ये प्रोटेस्ट में शामिल होने की वजह से, तब से वो उसको सोच रहा है कि अब तो ये मेरे शादी में क्या पता नहीं ये आ गया, अब कुछ ना कुछ ये हमेशा तमाशा खड़ा करके रहेगा। ऊपर से अंकल देवदत्त का इन्फ्लुएंस में है, वो तो ऐसे ही ट्रबल मेकर है, अब ये भी बन गया। तो ये सब चीज़ जो है वो कृषाण को एक बच्चे से एक काफ़ी मेच्योर एक एडल्ट बना देता है। वो मेंटली काफ़ी मेच्योर हो जाता है। वो समझता है कि अगर किसी को किसी का अंदर कुछ चेंज लाना है तो वो चेंज लाने का प्रोसेस स्मूथ तो बिल्कुल नहीं है, उसमें काफ़ी सारा आदमी का विद्रोह आएगा, उसमें काफ़ी सारे तरीके के अड़चने आएंगी, बाधाएं आएंगी। लेकिन अगर किसी को सच में पॉजिटिव को चेंज लाना है तो ये सारा प्रॉब्लम्स को सहना पड़ेगा, इसका थ्रू इसको फेस करना पड़ेगा, इसका थ्रू जाना पड़ेगा, तभी कोई खुद को इवॉल्व कर सकेगा फॉर द बेटर। और फिर जब उसके पापा लौट आते हैं तो वो सुन करके बहुत गुस्सा हो जाते हैं, उसके माँ पे भी गुस्सा होता है और किशन पे भी गुस्सा होता है कि क्यों, तो मतलब वो इतने गुस्सा हो जाते हैं कि बोलते तुम क्या मेरे नौकरी खाने का सोच रहे हो। ऐसे अगर लोगों को पता चलेगा कि मैं पुलिस ऑफिसर में आर्मी में काम करता हूँ और मेरा बेटा होकर के तुम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कर रहे हो तो मेरा नौकरी रहेगा। तो बहुत वो गुस्सा होते हैं, और इस बार उसकी माँ उसको उसका पापा का विरुद्ध मतलब अपना आवाज़ ऊंचा करके बोलती है कि नहीं मेरे बेटे को मत छूना, उसको कुछ मत करना। ठीक है, और इसका लिए उसको माँ का भी मार पड़ता है, लेकिन फिर भी उसका माँ अपना पूरा शक्ति से खड़ी होती है, अन्याय के खिलाफ आवाज़ ऊंचा करती है। तो ये भी दिखाता है एक फैमिली के अंदर भी कैसे चीज़ें चेंज हो रही है। जैसे पूरा देश में ब्रिटिशर से खिलाफ आवाज़ें उठ रही है, अब कोई पढ़ पढ़ के मार नहीं खा रहा, ठीक वैसे ही एक फैमिली के अंदर भी अब तक जो हायरार्की चल रहा था उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरे नॉवल का एसेंस यही है कि जो अन्याय है उसका खिलाफ आवाज़ उठाना, अपना फ्रीडम का गुरुत्व को समझना, उसका इम्पोर्टेंस को समझना और उसके लिए लड़ाई करना, दरकार पड़े तो हक का लड़ाई करना।
और यहाँ पे एक चीज़ और ये नोटिस करने वाला है, इसे शॉर्ट क्वेश्चन भी ये बन सकता है कि जब कृष्ण ये सब ट्रॉमा का थ्रू जा रहा था तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगता था, तो वो चार्ल्स डिकेंस का लिखा हुआ एक नॉवेल है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, इसको वो पढ़ा करता था क्योंकि इसको पढ़ के उसको अपने साथ काफ़ी मैचिंग लगता था। इसका स्टोरी भी थोड़ा इंटरनल प्रॉब्लम्स को लेके है, टर्मोइल्स को लेके है, तो उसका साथ उसको काफ़ी मैच होता था अपना किरदार, इसीलिए इसको पढ़ के उसको काफ़ी अच्छा लगता था। और आखिरकार उसका डैड ये फैसला लेते हैं कि उसको कांगड़ा वैली में सेंड कर देंगे, ठीक है, उसको और झीलम में नहीं रखेंगे, वहाँ उसको बोर्डिंग स्कूल में भर्ती करा देंगे ताकि इसी बहाने यहाँ से वो दूर हो जाए। यहाँ वो जितना रहेगा उतना मतलब ये देश प्रेमी इन्फ्लुएंस उसको ऐसा कुछ हरकत करने में मजबूर कर देगा जिससे उसके डैड का डर था कि उसका उनका नौकरी ना चल जाए या कुछ उनका परिवार के ऊपर कोई सरकार का रोष ना आ जाए। तो यही है पूरा कहानी। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसा ही और भी वीडियोस आने वाले हैं, और अगर आप लोगों को भी कोई भी पोएम, नॉवल या ड्रामा, कोई भी टॉपिक में कोई हेल्प चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, उसमें भी जल्दी से जल्दी मैं वीडियो बना दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ट्यून्ड।